हर हर महादेव एवरीवन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा है ये नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। फर्स्ट पॉडकास्ट है 2023 का एंड आई एम श्योर दैट you all have been waiting for this podcast, but I have taken enough time to create this. Reason being that there have to be a few things which should be explained at the right time. And what is the best date for the first podcast than Makar Sankranti? As we speak, Sun, which is the topmost planet in the hierarchy of the solar system, is changing his Rashi from Sagittarius to Capricorn. यानी हम बात कर रहे हैं और इसी समय जो सूर्य हैं वो अपनी राशि धनु से, जहाँ पर वो पिछले 1 महीने से बैठे थे, अब वो मकर में जा रहे हैं। इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहा गया है। आज रात को यानी 14 जनवरी की रात को सूर्य अपनी राशि बदल रहे हैं, इसलिए कल का दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी। जो भी आपको दान का काम करना है वो आपको कल करना चाहिए। कुछ लोगों ने आज भी किया, जो कि उचित है, लेकिन कल भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। अब आज मैं आपको जो पॉडकास्ट में बताने वाली हूँ, आई थिंक अगर आप आज ये पहला पॉडकास्ट ध्यान से सुन लें तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उन लोगों के लिए who think that astrology is not something which is very genuine, I would like to tell them that every subject, everything, why talk of a subject? Everything which has been created in this universe by the divine has some significance. Sometimes the subject is not rightly explained by the teacher, so the subject is usually hated. It used to happen in school also. So it's always about the teacher and never about the subject. अगर आप ध्यान से हर चीज़ सुने और समझें तो आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी भी स्पिरिचुअलिटी का एक अभिन्न अंग है। एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी आर कंप्लीटली रिलेटेड टू ईच अदर। सो सूर्य आज उत्तरायण में आ रहे हैं। बहुत 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 बड़ा चेंज है। इसको एक परिवर्तन का समय कहा गया है। जब सूर्य उत्तरायण में आते हैं, और सूर्य उत्तरायण में कब आते हैं? सूर्य उत्तरायण में 14 जनवरी 2023 से लेकर 17 जुलाई 2023 तक। ये समय जो है, these months from 14th January 2023 to 17th July 2023, Surya will be in Uttarayan, यानी his journey towards the north has started. अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो सूर्य का मकर राशि में आना, और जब तक सूर्य कर्क राशि में रहते हैं यानी कैंसर साइन में रहते हैं, तब तक वो उत्तरायण में माने जाते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट हैपन्स व्हेन सूर्य स्टार्ट्स हिज नदर्न जर्नी, या वो मकर राशि में आ रहे हैं? इसके लिए आज हम थोड़ा सा फोकस डालेंगे सूर्य और शनि पर। व्हाट इज द सन एंड व्हाट इज सैटर्न एंड व्हाट इज देयर रिलेशनशिप एंड हाउ दे हैव इफेक्टेड ईच अदर अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस। देखिए, सूर्य is the authority. He is the topmost planet in the solar system. And because of his energy, he is able to keep all the planets in their own orbit. So he has some sort of a control, right? And if we look at the Kal Purush की आत्मा को सूर्य कहा गया है। पूर्व दिशा के कारक हैं। हमारे शरीर में bones और our health in general, how we are in general. कुछ लोग होते हैं जो
बहुत बीमार रहते हैं तो उनका निश्चित रूप से सूर्य कमज़ोर है, ये आप बिना पत्री देखे भी जान सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो दे आर यूजुअली वेरी हेल्दी पीपल एंड नो मैटर द एज दे आर ऑलवेज हेल्दी, उनको कोई लंबी बीमारी या टर्मिनल इलनेसेस नहीं होती, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि उनका सूर्य अच्छा है। यानी एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं बोलूँ अच्छा है का मतलब कि सूर्य पर किसी भी राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं है और शनि की दृष्टि नहीं है, एंड सूर्य अपनी अच्छी राशियों में बैठे हुए हैं, ही इज़ विथ हिज फ्रेंडली साइंस, सो यू कैन से दैट sun is good in your chart. Sun is also a lot to do with the growth that we have in our life. So जब हम उत्तरायण की बात करते हैं और जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं, एंड वी ऑल नो कि इसको पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लोहड़ी बोलते हैं, पोंगल बोलते हैं, खिचड़ी संक्रांति बोलते हैं, उत्तरायण बोलते हैं। सो ये इतना सिग्निफिकेंट है क्यों? बिकॉज इसको परिवर्तन का समय कहा गया है। आज से दिन में परिवर्तन आ जाएगा, यानी जो ये शीत लहर थी, द विंटर्स, सडनली यू विल सी दैट थोड़ी सी गर्माहिश अब आनी शुरू हो गई है। वी कैन फील सम वार्म, द सन इज अ लिटिल वार्मर दैन इट हैड बिन फॉर द पास्ट 1 month. सो शीतकाल समाप्त हो रहा है। ये किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है आपकी आध्यात्मिक उन्नति का। यानी यहां से एक इंडिकेशन हमें मिलता है दैट फ्रॉम हियर ऑन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू ग्रो। जब तक आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती तब तक आपकी मटीरियल, यानी जो ये भौतिक वस्तुओं के लिए जो हम काम करते हैं, यहाँ पर भी उन्नति होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही एक मैसेज देते हैं हमारे फेस्टिवल्स, यही एक मैसेज देता है हमारा शास्त्र। ऐसा माना जाता है, और मकर संक्रांति से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से मानते हैं कि गंगा ने भगीरथ का उद्धार किया था मकर संक्रांति वाले दिन। ऐसा माना जाता है कि महादेव ने विष्णु को In fact, Mahadev spoke about enlightenment to Lord Vishnu on this day. It is also believed that Bhishma Pitama waited for Makar Sankranti, yani he waited for the Surya to start his northern journey. और जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने अपना शरीर मकर संक्रांति वाले दिन त्यागा. So definitely there is some energy in the cosmic environment, in the cosmic field, that if all of us can understand, अगर हम हर इंसान इस चीज़ को समझ ले तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। अब एक छोटी सी कहानी देखते हैं कि सूर्य कौन है, क्योंकि अभी जनवरी में 2 बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। एक तो सूर्य चले गए मकर में, और एक 17 जनवरी को शनि मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में जाने वाले हैं। यानी शनि की 2 राशियां होती हैं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, मकर और कुंभ। शनि मकर में थे पिछले 2.5 साल से, और अब वो मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जाने वाले हैं। सो ये 2 घटनाएं जो सूर्य और शनि से रिलेटेड है, ये जनवरी मंथ में होने वाली हैं। सूर्य के उत्तरायण में आने के बाद शनि अपनी राशि बदलेंगे। आज इसका थोड़ा सा कनेक्शन और सिग्निफिकेंस समझते हैं। इसका एक और आप जानिए कि सूर्य और शनि का रिश्ता हम सब जानते हैं, ये पिता और पुत्र हैं, लेकिन इस बारे में क्लैरिटी नहीं है हमें। तो आज एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाउ वी रिलेट द रिलेशनशिप बीइंग गुड और बैड बिटवीन अ फादर एंड सन with respect to their placements of Sun and Saturn. सूर्य की शादी विश्वामित्र की बेटी संगना से हुई,
लेकिन सूर्य का तेज इतना ज्यादा था कि संगना कभी भी उनके सामने आ ही नहीं पाती थी। हमेशा उनकी आंखें चौंधिया जाती थीं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके 3 बच्चे हुए, जिसमें से एक यमराज थे। अब टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद सूर्य, वो पत्नी हमेशा सोचती रहती थी कि ये कब तक चलेगा कि मैं अपने पति के करीब जा ही नहीं पाती, जाती हूँ तो मेरी मेरी स्किन जल जाती है और बहुत ज़्यादा तेज उनका मुझे तंग करता है। तो संगना ने ये सोचा कि मुझे सूर्य के लिए और उनको पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए मुझे एक तप करना पड़ेगा। जब वो चुपचाप तप करने जा रही थीं, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी गैर मौजूदगी पता ना चले और कहीं ना कहीं वो बताना भी नहीं चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी छाया यानी अपना शैडो, जो कि बिल्कुल उनकी तरह ही दिख रहा था, उनको वो छोड़कर और तप करने चली गई। अब जो छाया थी, ऑब्वियसली उसको सूर्य की जो ऊर्जा थी उसका कोई असर, बिकॉज शैडो को सूर्य का क्या असर होता है, शैडो को सूरज की तपन का कोई असर नहीं होता। तो छाया उनकी पत्नी बनकर रहने लगी और छाया से भी 3 बच्चे हुए, जिसमें से एक हुए शनिदेव। अब जब सूर्य ने शनिदेव को देखा, और शनिदेव का जन्म, शनिदेव की उत्पत्ति क्यों हुई थी? कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए। तो जब सूर्य ने शनिदेव को देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही काला सा, नीला सा बच्चा है और मैं तो इतना सुंदर और इतना तेजस्वी, तो ये कतई मेरा बच्चा नहीं हो सकता। तो उन्होंने छाया को बहुत उल्टी सीधी सुनाई। और जब शनिदेव ने ये बात सुनी, तो जैसे आप देखते हैं ना कि जब किसी बच्चे को कुछ सुनाया जा रहा होता है तो वो हाथों को बिल्कुल बांध कर और नजरें टेढ़ी करके वो देखता है, आपको तिरछी नजरों से देखता है कि आप क्या बोल रहे हो। बिल्कुल ठीक इसी तरह शनिदेव ने सूर्यदेव की ओर देखा और ऐसा लिखा है कि जैसे ही शनिदेव ने अपनी इस तरह की दृष्टि, अपनी तिरछी दृष्टि, जिसको हम आज वक्रीय दृष्टि कहते हैं, जैसे ही शनिदेव ने अपनी वक्रीय दृष्टि सूर्यदेव पर डाली, गुस्से में उनके कटु शब्द सुनकर, तो सूर्यदेव को कोढ़ हो गया, वो कुष्ठ रोग का शिकार हो गए। इसीलिए शनिदेव की वक्रीय दृष्टि को हम आज तक डरते हैं या उनको पनौती तक कहते हैं, क्योंकि शनिदेव की जो पहली, जो शास्त्रों में जो चीज लिखी गई है कि जब सूर्य उनके लिए कुछ बोल रहे थे, गलत शब्द उनकी मां के लिए बोल रहे थे, तो शनि ने उन पर अपनी वक्रीय दृष्टि डाली, जिसकी वजह से सूर्य तक को कुष्ठ रोग हो गया। तो अब आप रिलेट करिए कि शनि की वक्रीय दृष्टि इसीलिए खतरनाक होती है, और शनि उन लोगों पर वक्रीय दृष्टि डालते हैं जो कि किसी भी तरीके से आप गलत काम करते हैं या कोई भी आप इलीगल काम बोल लीजिए, या जो भी शनि के हिसाब से गलत कर्म होते हैं, तो शनि उन पर वक्रीय दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण उन्हें कष्ट होते हैं। अब कहानी आगे बढ़ी। अब जब सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया तो उनकी जो तड़पन है, जो यमराज नहीं देख पाए। अब यमराज भी उन्हीं के पुत्र हैं। तो यमराज ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने पिता सूर्य को समझाया और उन्होंने कहीं ना कहीं शनि से सुलह कराने की कोशिश की। उन्होंने सूर्य को समझाया तो सूर्यदेव थोड़ा सा समझे, उन्होंने अपना थोड़ा अहंकार कम किया। तो यमराज ने उनको समझाया कि देखो, शनि के घर जाओ और थोड़ी सी मैत्री करो, क्योंकि शनि का जो जन्म हुआ है वो कर्मों का हिसाब किताब रखने के लिए हुआ है, जो कि ब्रह्मांड को जिस चीज की पहले भी जरूरत थी और आगे भी जरूरत रहेगी।
तो अपने बेटे यमराज की बात मानकर सूर्यदेव शनि के घर जाते हैं। और जब एक बाप अपने बेटे के घर जाता है सुलह करने, यानी कि सूर्य शनि के घर गए, यानी सूर्य मकर राशि में गए जो शनि का घर है, तो वहां पर जाकर क्या होगा ये आप समझें। थोड़ा सा पीछे फिर जाते हैं। जब सूर्य का कौन सा घर है? सूर्य का घर होता है सिंह राशि, और उसके बिल्कुल 180 डिग्री पर है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, जो कि शनि का घर है। यानी बाप और बेटे का घर बिल्कुल आमने सामने है। तो जब शनि ने वक्रीय दृष्टि डाली सूर्य पर और सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया, तो सूर्य ने भी वापस अपने गुस्से की दृष्टि डाली और शनि का घर जला दिया। यानी सूर्य ने अपने तेज से जो कुंभ राशि है, जो उनका अपना घर है, शनि का अपना घर है, वो जला दिया। अब जब यमराज के कहने पर सूर्य शनि से मिलने गए मकर, यानी उनका पहले वाला घर मकर, तो वहां पर शनि ने उनका स्वागत किया सहज रूप से। अब कुंभ राशि तो है, जो कुंभ वाला जो घर था वो तो सूर्य ने जला दिया था। अब जब पिता आए तो बेटा उनको क्या परोसे? तो शनि ने अपने घर से जो जले हुए तिल थे, काले तिल जो कुछ जले हुए थे, वो सूर्य को यानी अपने पिता को वो तिल खिलाए। इसके कारण सूर्य प्रसन्न हुए और सूर्य ने शनि को ये वरदान दिया कि पूरे साल में एक बार वो उनके घर आएंगे, मकर राशि में आएंगे, और वहां पर पूरे ब्रह्मांड में खुशियां फैलाएंगे। चेंज, अ पीरियड ऑफ चेंज। यहां से पूरी प्रकृति मानो प्रफुल्लित हो जाएगी। सो व्हेनेवर सन कम्स इनटू कैप्रिकॉर्न, जब भी सूर्य मकर राशि में आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा समय होता है टू रिफ्लेक्ट बैक। दिस टाइम forces you to think what you have done. The two main planets, the Sun and Saturn, which are usually opposite to each other, okay, they don't get along naturally also as energies. For 1 month, they come together in the cosmic aura to create a change, to create a difference. इनफैक्ट शनि को अपना वैभव वापस प्राप्त हुआ सूर्य के कारण। तो सबसे पहले तो आप अपने रिश्तों पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने पिता से नाराज रहते हैं, अगर आप अपने बेटे से नाराज रहते हैं, तो ये एक समय है ऐसा कि जब ब्रह्मांड में भी पिता और पुत्र एक साथ सुलह करके कुछ नया रचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड और पिंड जो रिलेटेड हैं, आपके अंदर भी अब ऐसी ही थॉट्स आनी चाहिए दैट अल्टीमेटली एक बेटे को अपने पिता से ही वैभव प्राप्त होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि शनि का मकर में गोचर, ये तो हो गया मकर संक्रांति। अब शनि का मकर में गोचर जो 17 जनवरी को होने वाला है, इसके बाद क्या चेंजेस होंगे हम ये भी जान लेते हैं, बिकॉज ये गोचर अगले 2.5 साल रहने वाला है। सबसे पहले तो धनु राशि यानी सैजिटेरियस वालों के लिए 7.5 का समय खत्म हो गया है फाइनली। धनु राशि वालों को शनि ने बहुत परेशान किया और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप जो आपको लेसन्स, द लेसन्स दैट यू हैव लर्न्ड, इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो दैट, इफ यू आर नॉट एबल टू imbibe everything in your life, you will tend to repeat the mistakes and शनि फिर अपनी वक्रीय दृष्टि से आपको तंग करेंगे। सो धनु राशि के लिए एज पर दी थंब रूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी 7.5 खत्म हो रही है 17 जनवरी को। मकर राशि वालों के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपने फाइनल 3rd फेज यानी फाइनल जाती हुई जो 7.5 बोलते हैं 2.5 साल, उसमें
कदम रख रहे हैं, लेकिन एक्वेरियस राशि, आपके लिए पीक पीरियड शुरू हो रहा है। एक्स्ट्रा सावधान रहने की ज़रूरत है, बिकॉज एक्वेरियस ही वो राशि है जिसको सूर्य ने जलाया था, और एक्वेरियस ही वो राशि है जहां पर डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो शनि का एक्वेरियस में आना, जितने भी लोग कुंभ राशि के हैं, आपके लिए अब पीक पीरियड का समय शुरू हो रहा है। आपको भी अपना वैल्यू सिस्टम बहुत ही राइटियस रखना पड़ेगा। मीन राशि वाले जो पाइसेस हैं, आपके लिए 7.5 की शुरुआत हो रही है। सो आप भी जान लीजिए, आप भी इस पॉडकास्ट के जरिए अब जानिए कि 7.5 का मतलब क्या होता है, और 7.5 में किस तरह का हमें अपने अंदर और बाहर कैसा परिवर्तन करना चाहिए। शनि कोई पनौती नहीं है। शनि केवल और केवल एक रिफ्लेक्शन के प्लैनेट हैं। ही इज अ प्लैनेट which will force you to change your energy, which will force you to make you understand, force you to be on the right path. अब force मैं वर्ड इसीलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि डंडे वाले हैं ना शनि। अब प्यार से समझाने के लिए गुरु हैं, गुरु की बात कोई मानता नहीं है, तो फोर्स का मतलब कि शनि आपको डंडे मारकर फोर्स कर कर बदलाव तो लाते हैं, बिकॉज हिज जॉब, हिज धर्मा is to maintain the balance. So अब जब सूर्य अपनी उत्तरायण में आ रहे हैं और अब शनि भी मकर छोड़कर और कुंभ में जाएंगे 17 तारीख को, तो एक एनर्जी डिसेंड होगी। एनर्जी डिसेंड का क्या मतलब है? एनर्जी डिसेंड का मतलब है कि सूर्य है राजा और शनि है प्रजा। तो सूर्य का प्रजा में जाना, यानी कि राजा का प्रजा के अंदर जाना, यानी एवरी लीडर इज गोइंग डीप इनसाइड, कनेक्टिंग टू एवरी पर्सन इन हिज टीम, एवरी मैनेजर, एवरी बॉस, एवरी लीडर, है ना। क्योंकि जब राजा अपनी प्रजा को देखने जाता है, आपने देखा ना पुरानी कहानियों में, राजा भेष बदल के रात को सुबह एक कॉमन मैन का भेष बदल के और वो अपनी प्रजा में देखने जाते थे कि क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक तो है। सिमिलरली ये वो वक्त है कि जिसमें राजा को अपनी एनर्जी डिसेंड करनी ही पड़ेगी, राजा को प्रजा के अंदर जाना ही पड़ेगा, तभी वो सुखी रह पाएगा। क्योंकि राजा को अपना धर्म याद करना इस समय जरूरी है। 2023 में इसका क्या होने वाला है? अब 2.5 साल के लिए शनि जो है वो एक्वेरियस में रहेंगे और पीक पर ये 7.5 चलेगी। 2023 में सबसे पहले तो कोविड के लिए आप फियरफुल मत होइए। लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देयर इज नो नीड टू फियर कोविड। छोटा मोटा असर होगा विच इज गोइंग टू बी मैनेजेबल। इतना कोई आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। Yes, but there are other major and bigger concerns in 2023 and not just COVID. Economic condition will remain pretty much the same, though we will see that recession has started hitting in the latter part, but economic condition right now, at least till July, will be pretty much the same. फूड आइटम्स में काफ़ी इन्फ्लेशन आने वाली है, सप्लाई चेन्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। शैतान एनर्जीज जिसको हम बोलते हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज जिन लोगों की होती हैं, वो बहुत एक्टिव होने वाले हैं। आपके आसपास जो लोग हैं जो बिल्कुल शैतानी प्रवृत्ति के हैं या जिनकी डिस्ट्रक्टिव और कंस्पायरिंग एनर्जी है, जो कॉन्स्पिरेसीज खेलते हैं, जो एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं, वो बहुत पावरफुल होने वाले हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जितने पावरफुल होंगे उतना ही शनि उन्हें और अलग तरीके से नीचे पटकेंगे। लेकिन ये अभी आपको दिखाई देगा, तो ऐसी एनर्जीज से बचें। इनफैक्ट डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज में टेररिस्ट्स अटैक्स को भी मैं काउंट कर रही हूँ। जो टेररिस्ट्स होते हैं उनकी भी बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज होती हैं, और इस तरीके की डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज बेशक वो ब्रह्मांड की हों इन द फॉर्म ऑफ
earthquakes, tsunamis, natural disasters, wars, मैन मेड हो या नेचुरल हो, एक दूसरे के लिए हो या समाज के लिए हो या देशों के बीच के हो, ये सब को मैं एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मानती हूँ और ये सब आपको देखने को मिलेगा। जो सदर्न एरियाज हैं पूरे विश्व के, यानी एंटार्क्टिका वाला जो एरिया है, वो थोड़ा सा ज़्यादा वल्नरेबल रहेगा, जहाँ पर हमें ये इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिखाई देंगे। इंडिया की भी बात करूँ तो जो सदर्न एरिया है, स्पेशली बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर ट्रबल्स और नेचुरल ट्रबल्स या मैन मेड ट्रबल्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। अगर राजा करप्ट होगा तो वो प्रजा को यूज़ करेगा, यथा राजा तथा प्रजा। इसीलिए ये बात आपको अब ध्यान रखनी है कि ये जो आगे आने वाला साल है, ये आपके लिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस लेकर आ सकता है, समथिंग विच यू हैव नेवर इमेजिन्ड। नथिंग इन दिस ईयर विल हैपन अकॉर्डिंग टू अ थॉट और अ प्लान ऑन पेपर, यू नो, जैसे आपने सोचा कि ऐसा ही होगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सारे चेंजेस हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे आगे बताती रहूँगी। शुक्र का वक्रीय होना, बहुत सारे ट्रांजिट्स हैं, और अप्रैल में अब गुरु का भी राहु केतु का संबंध होने वाला है। आई विल एक्सप्लेन ऑल दैट, बट the most important thing for this first podcast of 2023 is to understand, number one, what is the meaning of sun going into Uttarayan, सूर्य का उत्तरायण में जाना मतलब एक नई शुरुआत। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा ट्रांजिट, बिकॉज शनि जब भी अपना ट्रांजिट करते हैं तो वो 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। आप देखो, सूर्य भी 1 महीने रहता है राशि में, अभी 1 महीने रहेंगे मकर में, फिर सूर्य भी शनि के साथ कुंभ में चले जाएंगे, फिर 1 महीने बाद मीन में चले जाएंगे, फिर 1 महीने बाद मेष में चले जाएंगे। तो सूर्य तो 1-1 महीने में अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन शनि 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। एंड अगर उन्होंने अपनी दृष्टि, क्योंकि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, और 3 दृष्टियां यानी वो 3 राशियों पर दृष्टि डालते हैं, तो उनकी वक्रीय दृष्टि और राशियों पर भी भारी पड़ती है। सो व्हेन आई एम सेइंग दैट धनु की 7.5 खत्म, मकर की अभी रहती है 2.5 साल, सो डोंट थिंक दैट ऑल दी अदर राशिज आर सेफ। शनि विल नॉट ever leave a single soul unattended, because उनका काम ही कहीं ना कहीं कर्म को ठीक करना है। सो वो साम दंड भेद सब करके हर इंसान के कर्मों को ठीक करते हैं। सूर्य और शनि का ये जो 1 महीने का मिलन है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति और ये जो पूरा महीना है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए क्योंकि शनि ने सूर्य को तिल खिलाए थे, तो हम तिल की मिठाइयाँ दान करते हैं, खाते हैं, घर में तिल लेकर आते हैं। अभी चतुर्थी गई थी, उसमें भी हमने तिल की मिठाई बनाई। सो दिस इज हाउ वी रिलेट the relationship between planets also through stories, because everything is energy. These planets are also energy and we get affected. अब आप देखिए कि पिछला 1 महीना जब सूर्य धनु में थे, तो किस तरह से कितने सारे हेल्थ इम्पैक्ट्स आए, कितने लोग बीमार पड़े, कितने हेल्थ इम्पैक्ट्स आए। ऐसे ही this is not a prediction about astrology. This is not prediction. This is a simple calculation which we all follow. You want to call it astrology, you can, but all of us from inside, we know that what happens when there is Amavasya, what happens when there is Purnima, what happens when sun is changing. So we all experience the change in our body, in our environment, when the major energy shifts happen. So, before I wind up this podcast, I want to tell you that astrology is never about a generic prediction.
Astrology can give you a significance. Astrology can tell you a story. Astrology can tell you how this energy is, what are the aspects it can give you in life, what does it govern in your body, in your relationships, in your money. It can tell you all of these things. But if you feel that in a general way, astrology can say this is going to happen to Aries, this is going to happen to Gemini, it is just good to hear. But do we all understand that we are all born with very specific combinations? And only someone who is very learned, only someone who can read all the permutations and combinations in your birth charts is equipped to tell you not a prediction, but a possibility. That's why I always say astrology is not a prediction, it is only a possibility to lead your life in a good way, because energy is all it is. And wherever you put your attention to, energy starts flowing in that direction. That's how you can learn to avoid bad things in your life. So, thank you very much for hearing. It was a long podcast, I know, almost 31 minutes, but this was needed. So, thank you all very much. जल्द ही आपसे मिलूंगी दूसरे पॉडकास्ट के साथ. तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और अपने परिवार का, और अपने दोस्तों का, और अपने समाज का. थैंक यू वेरी मच. हर हर महादेव.